हेलो डियोज, वेलकम टू टुडेज लेसन। हमारा चैप्टर चल रहा है एटम यानी परमाणु। और आज हम परमाणु के बारे में करने वाले हैं कुछ आगे का। पिछले लेसन में हमने बताया था कि किस तरह से डाल्टन ने एटम को अनब्रेकेबल बताया, अविभाज्य बताया। फिर किस तरह से जे जे थॉमसन ने एटम में से, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन खोज निकाला। फिर किस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद किस तरह का एटॉमिक मॉडल जे जे थॉमसन ने बताया। ये तो आपको याद ही होगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे जे थॉमसन ने कैथोड रेज की फॉर्म में, कैथोड किरणों के रूप में। और प्रोटॉन के लिए पहले कैनाल रेज की डिस्कवरी की थी। कैनाल रेज पॉजिटिव रेज थी। कैनाल रेज गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने पता लगाया। और फिर उन कैनाल रेज में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे पार्टिकल जो थे, उनका नाम प्रोटॉन रखा। या उन प्रोटॉन, कैनाल रेज में से प्रोटॉन को डिस्कवर किया, खोजा रदरफोर्ड ने। फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जे जे थॉमसन ने जो एटम बताया, वो प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन यानी तरबूज वाला मॉडल बताया। यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद आगे क्या ज़रूरत पड़ी कि एटम के बारे में कुछ और पता लगाना पड़ा, क्या क्या कमियां रही और आगे कैसे डिस्कवरी बढ़ी, ये हम करेंगे आज के लेसन में। और आज के लेसन में हम रदरफोर्ड्स होलो मॉडल ऑफ एटम, नील्स बोर तक पहुंचाएंगे। और कुछ स्पेक्ट्रम के बारे में बेसिक जानकारी जो होती है, स्पेक्ट्रम के बारे में बेसिक जानकारी, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करें आज का लेसन। और एक बात मैं जो बार बार आपको कहता रहा हूँ कि कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप कहना चाहें मुझे, तो ज़रूर नीचे जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या नीचे ईमेल आईडी चल रही है उस ईमेल पर कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट लेसन डालते ही आपको सूचना मिल जाए। और लाइक भी करना चाहिए, या कोई कमियां बतानी चाहिए कि क्या कमी रहेगी। कई बार बोलते बोलते कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो अब शुरू करते हैं आगे का। देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद जे जे थॉमसन ने यह कहा कि इस तरह से एटम गोल गेंद की तरह होता है, जिसके अंदर ये प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स ऐसे होते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स इस तरह से इसके अंदर बिखरे होते हैं। और जितने प्रोटॉन्स है, जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स है, उतने ही फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर में होते हैं, ताकि कुल मिला के प्लस और माइनस इक्वल हो जाए। मतलब 12 प्रोटॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर बराबर नंबर में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, ताकि कुल मिला के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो सके। तो और कुल मिला के एटम न्यूट्रल हो सके। मतलब कि अगर 17 प्रोटॉन है तो मतलब 17 प्लस चार्ज हो गया, और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, कुल मिला के न्यूट्रल हो गया। इस तरह से कुल मिला के एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो फिर ये आयन कैसे बनता है? तो तब ये माना गया कि हो सकता है इसमें से एक दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ये एक दो इलेक्ट्रॉन निकलने मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो फिर ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और हो सकता है ये ना निकले, प्रोटॉन निकल जाए। तब तक की बात बता रहा हूं मैं कि हो सकता है प्रोटॉन निकल गए एक दो, तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। इस तरह से ये माना गया था। अब एक बात आती है स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। जैसे ये एक व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट की रे बीम है, तो श्वेत प्रकाश किरण है ये व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जो होती है वो एक्चुअली 7 कलर का मिक्सर होता है। व्हाइट लाइट का मतलब मिक्स्ड लाइट, 7 कलर्स का मिक्स ये मान के चलते हैं। तो ये व्हाइट लाइट आ रही है, और जब ये प्रिज्म में से गुजरती है, ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में से भी पास होती है, तो इस तरह से ये अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ऊपर आप देख रहे हैं रेड, और नीचे देख रहे हैं येलो, वायलेट।
बाकी बीच में और भी कलर्स होते हैं, बाकी बीच में कलर्स होते हैं। ये तो हो गया रेड और ये हो गया वायलेट, यानी कि लाल, और वायलेट मतलब बैंगनी। और बाकी जो कलर्स होते हैं उनका क्या सीक्वेंस होता है, बाकी कलर्स का सीक्वेंस आपको याद है अच्छी तरह से, विबग्योर। विबग्योर, ये जो कलर्स का स्पेक्ट्रम है रेनबो जैसा, इंद्रधनुष जैसा, इसे बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम है, हिंदी में इसे कहते हैं वर्णक्रम, रंगों का क्रम, वर्णक्रम। तो वायलेट से रेड तक ये 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, या हिंदी में इसे कहते हैं बेनी आहा पिनाला, बैंगनी, नीला आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बेनी आहा पिनाला। इस तरह से 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये तो रेड से लेके वायलेट तक तो वो है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन स्पेक्ट्रम सिर्फ विजिबल होता है, दिखाई देता है उतना नहीं होता, स्पेक्ट्रम इनविजिबल भी होता है। मतलब वायलेट कलर के ये जो व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट को हम मिक्स लाइट कहते हैं। व्हाइट लाइट को हम कहते हैं 7 कलर्स का मिक्सर। एक्चुअली 7 कलर्स का मिक्सर नहीं है ये साथ में 7 कलर्स के अलावा बहुत सारी इनविजिबल रेडिएशंस, अदृश्य विकिरणों का भी मिक्सर है। इनविजिबल रेडिएशंस का भी मिक्सर है, इसमें बहुत सारी इनविजिबल रेडिएशंस है। मतलब ये अपने पहले देखा हुआ है, आप जानते हैं कि अगर वेवलेंथ वायलेट के लिए होती है करीब 380 नैनोमीटर और रेड के लिए होती है अबाउट 780 नैनोमीटर। तो 380 से 780 नैनोमीटर के बीच में जिस रेडिएशन की वेवलेंथ होती है वो तो होता है विजिबल लाइट, उसे विजिबल लाइट कहते हैं। और 380 से कम है तो वो इनविजिबल होता है, 780 से ज्यादा है तो इनविजिबल होता है। तो वास्तव में स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो ये है विजिबल, विजिबल जिसे हम लाइट कहते हैं, ये तो विजिबल पार्ट हो गया, दृश्य भाग हो गया, विजिबल दृश्य भाग। वायलेट के नीचे भी रेडिएशन होती है और वो होती है अदृश्य, उन्हें कह सकते हैं अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट मतलब पराबैंगनी, पराबैंगनी क्षेत्र है ये, अल्ट्रा वायलेट रीजन है। इस रीजन में क्या क्या होता है, इस रीजन में अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, मतलब पराबैंगनी किरणें होती है, विकिरण होती है, और एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है, और भी जो ज्यादा हानिकारक रेज होती है, जितनी ज्यादा हानिकारक होगी उतना उनका वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो वो वायलेट के नीचे होती है, यहाँ इस जगह। जब वो दिखती नहीं है तो उनका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट उनका होता है जैसे कि वो ब्लैक पेपर में रख के कोई एक्सरे की फिल्म रखें तो उसको भी एक्सपोज कर देती है, जैसे कि धूप में खोल दिया वैसे एक्सपोज कर देती है उसको। तो एक्स रेज, गामा रेज, ये सब इस अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, दिखाई नहीं देती है। और ये रेड जो होता है वो 780 नैनोमीटर वाला होता है, रेड लाइट, रेड रेडिएशन। इसके ऊपर भी रेडिएशन होती है, इसके ऊपर रेडिएशन होती है तो दिखाई नहीं देती, उस एरिया को बोलते हैं इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त। इंफ्रारेड यानी अवरक्त क्षेत्र बोलते हैं उसको। उस अवरक्त क्षेत्र में क्या क्या होता है, खास रूप से हीट रेडिएशन होती है, हीट रेडिएशन। और जो रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगे, रेडियो तरंग जो होती है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। रेडिएशन सारी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, रेडिएशन सारी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली जो होती है वो रेडियो वेव्स होती है, रेडियो तरंगें, वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली होती है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली होती है गामा पहलवान, गामा रेज सबसे कम वेवलेंथ वाली होती है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है ये, और वो कम पावर वाली होती है। तो जो रेड के ऊपर वाली रेडिएशन है वो आर पार नहीं गुजर सकती कागज के, लेकिन उनका इफेक्ट होता है क्या, हीटिंग इफेक्ट होता है। मतलब यहाँ पर कोई अगर ब्लैक बॉक्स रख दें और थर्मोमीटर लगा दें तो उस ब्लैक बॉक्स का टेम्परेचर फटाफट फटाफट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब इसको हीट मिल रही है। तो हीट रेडिएशन जो होती है वो इनविजिबल होती है, इंफ्रारेड यानी अवरक्त क्षेत्र में होती है, ये होता है स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसमें छोटे से लेके और बड़े तक सारे वेवलेंथ वाली रेडिएशन प्रेजेंट है। और ये व्हाइट लाइट से बनता है। व्हाइट लाइट मतलब जैसे मोमबत्ती की लाइट है, कैंडल की जो लाइट होती है ना मोमबत्ती की लाइट, उसे व्हाइट लाइट कह सकते हैं। उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो इस तरह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, कम वेवलेंथ वाली, ज्यादा वेवलेंथ वाली, विजिबल, इनविजिबल, सारी रेडिएशन इसके अंदर होती है। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला जाता है, इसे कहते हैं कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम, सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। और ये बन सकता है जैसे मोमबत्ती की लाइट है उससे बन सकता है, या कार्बन आर्क यानी 2 कार्बन की रोड है
उनको हाई वोल्ट से जोड़ रखा है, उनको आपस में भिड़ाते हैं ऐसे, तो स्पार्किंग होती है वो कार्बन आर्क वो, या इलेक्ट्रिक बल्ब, पुराने वाले टाइप के बल्ब जिनके अंदर फिलामेंट होता है, जिनके अंदर यूं तार सा होता है, वो वाला जो होता है उससे भी ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, सारे वेवलेंथ उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेक्ट्रम की नॉर्मल बात हो गई। अब स्पेक्ट्रम को हम यहाँ इसलिए लाए हैं कि जब जे थॉमसन ने ये अपना एटॉमिक मॉडल बता दिया तो हमें यहीं रुक जाना चाहिए था और वही चलता रहता आगे, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आई। कुछ दिक्कतें क्या आई, वो इस स्पेक्ट्रम से पैदा हुई है, स्पेक्ट्रम से वो प्रॉब्लम पैदा हुई है। तो स्पेक्ट्रम का इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसको एक बार साफ करके और दोबारा ढंग से समझाता हूँ, दूसरा काम और आगे। मतलब स्पेक्ट्रम का एटम से क्या लेना देना है वो हम देखते हैं अभी। तो ये साफ करके बस हो गया। मतलब हमने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, सबसे कम तरंगदैर्ध्य, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य की बात की है। स्पेक्ट्रम के 3 टाइप किए हैं। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमें गौर करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए, नोट करना चाहिए मैंने क्या क्या बताया। दोबारा सुन के देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाली कौन सी होती है, इंफ्रारेड रीजन में मतलब अवरक्त क्षेत्र में जो रेडिएशन होती है उनका क्या इफेक्ट होता है, और जो पराबैंगनी क्षेत्र में होती है उनका क्या इफेक्ट होता है, ये बातें हमने देखी है। तो अब जब जे थॉमसन ने ये अपना प्लंग पुडिंग मॉडल या क्या कहते हैं वो वाटरमेलन मॉडल दे दिया, तो देखने में ये आया कि जैसे यहाँ से मोमबत्ती की लाइट आ रही है, उससे वाइट स्पेक्ट्रम, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए जैसे बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ बीच में कोल्ड स्टेट में कोई मटेरियल रख दें, जैसे कि हाइड्रोजन रख दें, कोल्ड ठंडा, या सोडियम रख दें इसके अंदर रखे किसी कांच में, उसमें से अगर वो मोमबत्ती की लाइट गुजरती है, मोमबत्ती की लाइट जिससे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा था, वो अगर इसमें से गुजरती है तो यहाँ पर सारी वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होती, बीच में से कुछ कुछ स्पेशल वेवलेंथ, कुछ स्पेशल तरंगदैर्ध्य की विकिरण गायब हो जाती है। जैसे मान लो ये गायब हो गई, यहाँ डार्क लाइन बन गई, मान लो ये गायब हो गई, यहाँ पर डार्क लाइन बन गई, हो सकता है इसके पास वाली ये भी डार्क होगी, मतलब गायब हो गई। तो इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण हुआ कि यहाँ जो हमने एलिमेंट रखा है, जो तत्व रखा है, हाइड्रोजन या सोडियम जो भी रखा है लिक्विड वेपर स्टेट में, वाष्प की अवस्था में रखा है, उसने मोमबत्ती से आ रही रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, और उनकी जगह यहां पर डार्क लाइन बन गई। इसी तरह से अगर ये जो हाइड्रोजन है या सोडियम है जो भी है, इसको खूब गर्म करके, खूब हॉट करके यहां पर रखते, मोमबत्ती हटा देते, ये सिर्फ इसको गर्म करके रखते, तो इससे रेडिएशन निकलती, फिर ये जो है हाइड्रोजन है या सोडियम है जो भी है, गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में, इससे रेडिएशन निकलती, उन रेडिएशन से यहाँ जो स्पेक्ट्रम बनता वो ये बनता कि यहाँ पर एक ब्राइट लाइन प्राप्त होती, यहाँ एक ब्राइट लाइन प्राप्त होती, यहाँ ब्राइट लाइन प्राप्त होती। मतलब कि इस एलिमेंट से सिर्फ उस वेवलेंथ वाली लाइट ही निकल सकती है, उस वेवलेंथ वाली रेडिएशन ही निकल सकती है, उस तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण निकल सकती है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से सिर्फ एक ही टाइप की रेडिएशन मिलेगी, विकिरण निकलेगी, जिनका वेवलेंथ ये और ये हो सकता है। इसी तरह का सोडियम है तो सोडियम से हो सकता है, सोडियम को गर्म करके सोडियम लैंप को यहाँ रखा जाए तो उससे हो सकता है हमें सिर्फ ये 2 लाइनें प्राप्त होते, जैसे ये 2 लाइनें ऐसे। तो सोडियम जब भी गर्म करके रखेंगे उससे स्पेक्ट्रम बनाएंगे। हम सिर्फ प्रिज्म बता रहे हैं, जबकि वास्तव में प्रिज्म नहीं होता, वास्तव में एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिसमें प्रिज्म भी होता है, लेंस भी होते हैं, माइक्रोस्कोप भी होता है, बहुत कुछ होता है अरेंजमेंट। तो इस तरह से 2 स्पेक्ट्रम बनेगी अगर सोडियम लैंप लेंगे तो। मतलब सोडियम लैंप तो होगा वो सिर्फ इस वेवलेंथ वाली रेडिएशन को ही निकालता है, उत्सर्जित करता है। तो जब ये जो मटेरियल है जो भी है, हाइड्रोजन है या सोडियम है या कोई और गैस है, ये जब गैसियस स्टेट में होती है और खूब गर्म करके उसे यहाँ रखा जाए तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकालती है, एक खास वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकालती है, जो सिर्फ वही निकाल सकता है, वो एलिमेंट निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। तो इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम।
मतलब इसको जब गर्म करके यहाँ रखा है तो इसने कुछ स्पेशल वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकाली है, उन रेडिएशन से स्पेक्ट्रम की कुछ लाइनें मिली है हमें चमकती हुई, बाकी सब गायब, सिर्फ वही मिली है, क्योंकि ये एलिमेंट सिर्फ वो रेडिएशन ही निकाल सकता है, वो विकिरण ही निकाल सकता है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली निकाल सकता है। और जब वो ठंडी स्टेट में होता है, कोल्डर ठंडी अवस्था में होता है, और यहां से लाइट आ रही होती है मोमबत्ती से, तो वो उन्हीं रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और उन्हीं की जगह वहां स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन बन जाती है। डार्क क्या समझे कि जब यहां कोई एटॉमिक स्टेट में गैस रखी हुई है, हाइड्रोजन या सोडियम या कुछ भी, गर्म करके, तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम। और वो एमिशन है, उत्सर्जन है, क्योंकि यहां से जो रेडिएशन है वो उत्सर्जित हो रही है। और जब यहां से आ रही है और ये ठंडा है, तो ये उन्हीं पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ये किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। उन्हीं पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उनकी जगह यहाँ पर लाइन अवशोषण स्पेक्ट्रम, रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम बनता है। कुल मिला के बात यह है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। मतलब जिसने एक बार सोडियम का स्पेक्ट्रम देख लिया कि हाँ इस जगह पर दो लाइनें प्राप्त होती है, तो दोबारा जब भी वो बंदा सोडियम का स्पेक्ट्रम देखेगा तो वो कह देगा कि हाँ ये तो सोडियम से आ रही है, क्योंकि इस जगह सिर्फ सोडियम से आ सकती है और किसी से नहीं आ सकती। इसी तरह किसी ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अगर देख लिया तो वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखते कह देगा कि हाँ यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन है और ये लाइन है, इसका मतलब ये सोडियम से ये हाइड्रोजन से आ रही है। इसी तरह अगर यहाँ पर हीलियम को गर्म करके रखा हुआ है तो हीलियम से हो सकता है कि इस तरह की चार लाइनें इस जगह ही प्राप्त होती हो, हर हालत में इस जगह। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, रेखीय स्पेक्ट्रम, इस रेखीय स्पेक्ट्रम को उस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, क्योंकि इनको देखते ही पता लग जाएगा कि ये कौन से एलिमेंट से आ रही है, कौन से तत्व से आ रही है। तो इसका एटम से क्या लेना देना हुआ भाई, इसको एटम के बीच में क्यों लाके घुसा रहे हैं? तो देखो समझो, अब सारा खेल स्पेक्ट्रम का ही होगा, स्पेक्ट्रम का ही सारा खेल होना है। भी ज्यादा काम कर गया इसलिए जवाब दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब क्या हुआ कि थॉमसन जी ने इस तरह का एटॉमिक मॉडल बता दिया। थॉमसन जी ने इस तरह का एटॉमिक मॉडल बता दिया, जैसे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल। लेकिन इसको जब गर्म करके रखा गया स्पेक्ट्रोमीटर के पास यहाँ पर, तो उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं हुआ, जैसे मोमबत्ती से मिल रहा था, यहां से यहां तक सारे वेवलेंथ वाले लाइट मिल रहे थे, वैसा नहीं मिलता। कुछ पर्टिकुलर एक दो वेवलेंथ मिलती है, मतलब डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, सतत स्पेक्ट्रम नहीं बनता, असतत बनता है। इसका क्या कारण है? असतत स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, या ये रेडिएशन निकालता ही क्यों है, इसे विकिरण निकलती क्यों है, ये कारण क्या है? जबकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे थॉमसन जी बता रहे हैं, वैसे बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जगह सेट है, तो फिर क्या कारण है कि इसे रेडिएशन निकल रही है, विकिरण निकल ही क्यों रही है? निकलनी नहीं चाहिए थी। तो फिर थॉमसन जी ने रदरफोर्ड थॉमसन का स्टूडेंट था, स्कॉलर था, तो रदरफोर्ड को थॉमसन जी ने एक काम दिया। वो काम क्या था? रदरफोर्ड थॉमसन जी से करीब 30 साल छोटे थे उम्र में, उनको एक काम दिया। उन दिनों तक क्या है कि एक्स जो रेडियो एक्टिविटी का पता लग गया था, उन दिनों तक रेडियो एक्टिविटी का पता लग गया था। तो रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा रेज होती है, पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल भी होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का पता लग गया था कि अल्फा पार्टिकल जो है वास्तव में हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन से 4 गुना भारी होते हैं, मतलब पर प्रोटॉन से 4 गुना भारी होते हैं, और इन पर चार्ज जो है वो प्रोटॉन से दुगुना चार्ज होता है, प्रोटॉन से दुगुना चार्ज होता है। मतलब अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस है और वो प्रोटॉन से 4 गुना भारी होता है। अल्फा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन से 4 गुना मास में ज्यादा होता है, 4 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन से। और इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन खुद इलेक्ट्रॉन से करीब 1840 गुना हेवियर होता है। तो कुल मिला के ये
7300 टाइम्स ज़्यादा हो गया। मतलब अल्फा पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से करीब 7300 या 7400 टाइम्स ज़्यादा होता है, हैवी होता है, ये उम्मीद थी। और प्रोटॉन से 4 गुना भारी होता है, ये था। अल्फा पार्टिकल पता लग गया था। और अल्फा पार्टिकल जो है वो कुछ खास पदार्थों से टकराते हैं तो चिल्का पैदा करते हैं, चमक पैदा करते हैं, जिसे फ्लोरेंस बोल सकते हैं। जैसे कि जिंक सल्फाइड का पर्दा है और अल्फा पार्टिकल आके टकराते हैं तो जहां टकराएगा वहां चमक पैदा होती है, जहां टकराएगा वहां चमक पैदा होती है। इस तरह से अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो चमक पैदा होती है। तो अल्फा पार्टिकल को लेकर और एक गोल्ड की फॉइल लेकर, गोल्ड गोल्ड जिसका सिंबल होता है AU और गोल्ड की एक पतली सी फॉइल जो करीब करीब 10 की घात -6 मीटर से भी पतली हो, इस तरह की एक गोल्डन फॉइल लेकर और एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला गया रदरफोर्ड को कि आप गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल गिरा के देखो कि वो इस एटम में से किस तरह से पास होगी। जैसे ये एटम बताया गया है उस हिसाब से ये लग रहा था कि सारी अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो सीधे गुजर जाएंगे, ऐसे सीधे ऐसे गुजर जाएंगे। उम्मीद ये थी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ये थे कि सारे अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से पार निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। क्यों भाई, क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि अल्फा पार्टिकल दारासिंह की तरह है। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से 4 गुना भारी होता है, इसलिए अगर अल्फा पार्टिकल किसी प्रोटॉन से टकरा भी जाएगा तो प्रोटॉन इधर उधर भाग जाएगा, अल्फा पार्टिकल तो सीधा निकल जाएगा। और अगर अल्फा पार्टिकल किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया या अल्फा पार्टिकल के कोई इलेक्ट्रॉन चिपक गया तो अल्फा पार्टिकल के क्या फर्क पड़ना है, वो तो इलेक्ट्रॉन से करीब 7000 गुना भारी है। क्या फर्क पड़ेगा अगर चलती हुई गाड़ी में कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा बैठ जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इसलिए उम्मीद ये थी कि जैसे छोटे छोटे बच्चे एक बड़े सारे ग्राउंड में PT परेड या 15 अगस्त या 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं और दारा सिंह जैसे पहलवान को यहाँ से कह दें कि इन बच्चों के बीच में से भागते हुए निकल जाओ, तो क्या उम्मीद करेंगे भाई? यही ना कि वो अल्फा पार्टिकल नाम का दारा सिंह है वो सीधा गुजर जाएगा, किसी से टकराएगा भी तो जिससे टकराएगा उसका कल्याण हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही उम्मीद थी, ये थे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कि अल्फा पार्टिकल इस तरह से सीधे गुजर जाएंगे, ये उम्मीद थी। तो फिर अल्फा पार्टिकल को ट्रेस कैसे करेंगे, पता कहाँ लगाएंगे कि अल्फा पार्टिकल कहाँ गया? तो इस तरह से एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया, ऐसे पर्दा, उस पर्दे पर जहां जाके टकराएंगे वहां पर फ्लोरेंस, चमक पैदा होगी, इस तरह से। तो इसे बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और वो ऐसे समझ सकते हैं हम, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इस तरह से था। बस थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। यहां पर एक ले ली लेड यानी सीसा, लेड जिसका सिंबल होता है PB, लेड की एक ईंट ले ली, लेड यानी सीसा, यानी सीसा मतलब कांच नहीं, लोहे जैसा होता है लेड, सीसा या लेड होता है PB प्लम्बम, उसकी एक ईंट ले ली। इस तरह से ये ईंट है, इसके बीच में इस तरह से खड्डा बना लिया और यहाँ एक रास्ता छोड़ दिया, ये रास्ता छोड़ दिख रहा है ना, और यहाँ अंदर रख दिया इसके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई भी रेडियो एक्टिव रेडियो धर्मी पदार्थ जैसे कि रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, इस तरह का कोई जिससे अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं लगातार, ऐसा रख दिया है पर। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया और इस जो छेद है, इस छेद में से अल्फा पार्टिकल इस तरह से सीधे होके ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ये लेड की ही क्यों ली? क्योंकि लेड जो होता है ना वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का बहुत बड़ा एब्जॉर्बर है, बहुत ज्यादा इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और कोई मटेरियल जो है वो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लेड सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है गामा रेज को, जो भी अल्फा बीटा गामा जो भी है उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे अल्फा पार्टिकल तो कागज से भी रुक जाता है, जो बीटा पार्टिकल होता है वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो कागज के आर पार नहीं कर सकता है। गामा रेज होती है, ज्यादा हानिकारक होती है, वो हर किसी से रुकती नहीं है, कागज से तो क्या वो एल्यूमिनियम से नहीं रुकती, लोहे की शीट से भी नहीं रुकती, उनको रोकने के लिए लेड यानी शीशे की दीवार बनानी पड़ती है। तो ये लेड की ब्रिक ले ली, इसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रख लिया और इस तरह से अल्फा पार्टिकल गिराने का प्रैक्टिकल किया। और ये क्या दिखाई दे रहा है, ये रख दी, ये है गोल्डन फॉइल, सोने की पन्नी, ये गोल्ड है, सोने की बारीक पन्नी रख दी, जो मैंने बताया था ना 10 की घात -6 मीटर यानी माइक्रोमीटर से भी कम, और शायद बुक्स में मिलेगा 2 × 10⁻⁻⁷ मीटर। इस
थिकनेस की एक गोल्डन फॉइल सोने की पन्नी रख दी, और ये चारों तरफ एक स्क्रीन यानी पर्दा लगा दिया, चारों तरफ एक पर्दा लगा दिया, ऐसे पर्दा लगा दिया चारों तरफ, और उसके अंदर अंदर इस तरह से पॉलिश कर दी। ये अंदर पॉलिश है, काय की पॉलिश है? जिंक सल्फाइड या विलेमाइट, जिंक सल्फाइड या विलेमाइट की पॉलिश कर दी, क्योंकि जिंक सल्फाइड या विलेमाइट के पर्दे पर, स्क्रीन पर जो छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो चमक पैदा होती है, चिल्का पैदा होता है, समझ गए? और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल वो छोटे होते हैं, नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे, उनका जो चमक होगा, चिल्का होगा, वो नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखाई देगा कि अल्फा पार्टिकल कहाँ आके टकराया, पर्दे पर। तो इधर से अल्फा पार्टिकल गिराए, उम्मीद क्या थी? उम्मीद थी कि सारे अल्फा पार्टिकल सीधे हो जाएंगे, सीधे गुजर जाएंगे, क्योंकि हर एक एटम, ये सारे एटम्स है, ये एटम 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 एटम, ये गोल्ड के एटम्स है, हर एक एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, इसलिए उम्मीद थी कि सारे सीधे दारा सिंह की तरह सीधे गुजर जाएंगे और यहाँ जाके चिल्का पैदा करेंगे, चमक पैदा करेंगे, ये उम्मीद थी। कोई थोड़ा बहुत ही मामूली से मुड़ जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, बाकी सीधे पार जाएंगे, ये उम्मीद थी, यहाँ दिख जाएंगे से, ये उम्मीद थी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो रदरफोर्ड ने फिर अपने दो शिष्यों को, रदरफोर्ड के भी दो चेले थे, मतलब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ उसके करीब 6 साल 7 साल बाद खत्म हुआ, पूरा हुआ। तो रदरफोर्ड के भी दो शिष्य थे, पुपिल्स थे, गीगर और मार्सडन, गीगर और मार्सडन। तो रदरफोर्ड ने यह टास्क गीगर और मार्सडन को दे दिया कि चलो तुम करो, इस तरह से अरेंजमेंट करो। तो उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर लिया, गोल्डन फॉइल ले ली, सब कुछ ले लिया। उन्होंने एक एक करके करीब 8000 अल्फा पार्टिकल गिराए, 8000 अल्फा पार्टिकल गिराए। 8000 अल्फा पार्टिकल में से अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, मतलब मान लो 8000 में से करीब 7500 तो सीधे गुजर गए, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, इस तरह से सीधे आ गए। कोई थोड़ा बहुत मुड़ गया, जैसे ये मुड़ा है ना, ये है डिफ्लेक्शन एंगल, इसको विक्षेपण कोण कह सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, 90 से कम है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल में से अधिकांश अल्फा पार्टिकल इस तरह से सीधे गुजर गए और यहाँ पर पाए गए, उनकी चमक यहाँ हुई। कुछ एक जो है वो थोड़े बहुत एक्यूट एंगल पर मुड़ गए, इक्का दुक्का, और 8000 में से मुश्किल से एक आधा ही कोई था जो 90 डिग्री पर भी मुड़ गया होगा, ऐसे 90 डिग्री पर भी डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा इक्का दुक्का ही था। फिर गीगर और मार्सडन ने, रदरफोर्ड के पीपल्स ने 20,000 अल्फा पार्टिकल तक ये एक्सपेरिमेंट किया, 20,000 अल्फा पार्टिकल तक एक्सपेरिमेंट किया। तो देखा कि 20,000 में से अधिकांश, मोस्ट ऑफ देम पास्ड स्ट्रेट, और कुछ तो थे वो एक्यूट एंगल पर, न्यून कोण पर डिफ्लेक्ट हो गए, न्यून कोण पर मुड़ गए, कोई इधर कोई इधर। 20,000 में से कोई इक्का दुक्का ऐसे थे जो 90 डिग्री पर ऐसे मुड़ गए, इधर डिफ्लेक्ट हो गए, और इक्का दुक्का ऐसे थे जो यहां से टकराए और यहां से ऐसे चले गए, ऐसे मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 से कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से बड़ा एंगल जिसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण, 0 से 180 के बीच में, इस कोण पर मुड़ गए। जैसे ये मुड़ गया ना, ये देखो, ये पार्टिकल यहाँ चला गया ऐसे। और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल तो ऐसा था बेचारा जो यहाँ आया और एकदम यू टर्न ले लिया, ऐसे ऐसे वापस मुड़ गया, एकदम ऐसे मुड़ गया, ऐसे। तो गीगर और मार्सडन ने, उन दो स्टूडेंट्स का नाम था गीगर एंड मार्सडन, गीगर और मार्सडन ने ये जो रिजल्ट आए, ये रिजल्ट जाके अपने गुरुजी रदरफोर्ड को बताए कि देखो हमने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल तो लौट के वापस ही आ गया। क्या ये उम्मीद थी किसी को? भाई अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से 4 गुना तगड़ा होता है, 4 गुना भारी होता है, इलेक्ट्रॉन से करीब 7,500 गुना भारी होता है, तो फिर किसके कारण वो लौट के वापस आ गया? अल्फा पार्टिकल को इतना ज्यादा मोड़ने के लिए जरूर यहां पर कोई बहुत ज्यादा फोर्स लगा होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगा होगा, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगा होगा, ये उम्मीद बनी। तो जब आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि जब गीगर और मार्सडन ने रदरफोर्ड को बताया इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि यह मेरे जीवन की उतनी ही अविश्वसनीय घटना है
जितना कोई ये कहे कि 15 इंच मोटी तोप से निकला कोई गोला एक बारीक कागज से टकरा कर लौट आया, बारीक कागज से टकरा कर लौट आया और चलाने वाले को ही चोट कर बैठा। ये पढ़ा होगा आपने बुक्स में। तो ये उम्मीद क्यों थी? ये उम्मीद के बिल्कुल अगेंस्ट क्यों गया? क्योंकि जैसे थॉमसन जी ने बताया था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, तो इस अल्फा पार्टिकल नाम के दारा सिंह को मार पीट के किसने पीछे भगाया, वापस भगाया? किसने इतना इतना डिफ्लेक्ट कर दिया, किसने इतना मोड़ दिया ऐसे? तो अब ये उम्मीद बनी कि जरूर एटम जैसा थॉमसन जी बता रहे हैं वैसा नहीं है, जैसा थॉमसन जी बता रहे हैं वैसा एटम नहीं है। ये है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। तो इस प्रयोग से रिजल्ट निकला ऐसा कुछ, रिजल्ट ऐसा निकला कि जैसा थॉमसन जी बता रहे हैं वैसा एटम नहीं है। एटम ऐसा है कि सारा प्लस चार्ज बीच में बैठा है इस जगह से, सारा प्लस चार्ज, प्लस के रूप में सारे प्रोटॉन है और वो सारे बीच में बैठे हुए हैं ऐसे, और इलेक्ट्रॉन काफी दूरी पर चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन काफी दूरी पर चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, काफी दूरी पर यूं चक्कर लगा रहे हैं। ये उम्मीद बड़ी, ये उम्मीद क्यों बनी? क्योंकि उन एक्सपेरिमेंट्स में देखा, वो ये देखा कि एटम का साइज काफी बड़ा होता है और उसके कंपैरिजन में ये जो सेंट्रल पार्ट है जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये पार्ट काफी छोटा होता है। यानी कि सेंट्रल पार्ट की रेडियस करीब करीब 10 की घात माइनस 10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम, और पूरे एटम की जो रेडियस है वो करीब करीब 10 की घात माइनस 15 मीटर, यानी कि 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी फेम्टोमीटर, ऐसा कुछ। यानी कि एटम जो है वो न्यूक्लियस से करीब 10 की घात 5 गुना बड़ा साइज में है। 10 की घात 5 गुना मतलब 1 लाख गुना बड़ा, 1 लाख गुना बड़ा होता है। ये उन एक्सपेरिमेंट्स में से आया, मतलब ऐसे आया कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल गया वो सीधा गया, इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स यहां नहीं लग रहा, यहां आया तो थोड़ा सा फोर्स लगा और वो ऐसे ऐसे चला गया, क्योंकि इसने अल्फा खुद क्या होता है, प्लस होता है ना अल्फा, और जो यहां आ गया बेचारा वो ऐसे मुड़ने को मजबूर हो गया, अब फोर्स ज्यादा लग गया। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस जगह में है, इतनी सी जगह में है, बस ये उम्मीद बन गई। और जो बेचारा एकदम सीध में आ गया अल्फा पार्टिकल, जो एकदम इसके सीध में आ गया सारे प्लस प्लस के, वो रिपल्सिव होके वापस चला गया, और जो दूर से गया वो ऐसे हो गया, ऐसे, इस तरह से ये रिजल्ट निकले थे। तो इन रिजल्ट से ये अंदाजा लग गया कि एटम जैसा थॉमसन जी बता रहे हैं वैसा नहीं है। तो एटम कैसा है? एटम इस तरह का है कि सारा प्लस चार्ज बीच में एक जगह इकट्ठा बैठा हुआ है और वो भयंकर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, सारा प्लस चार्ज इकट्ठा होके बैठा है। और क्योंकि गोल्डन फॉइल है, सोने की पन्नी है, तो प्लस चार्ज काफी ज्यादा ही होगा, थोड़ा सा तो नहीं होगा भाई। गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 79। गोल्ड का एटॉमिक नंबर, गोल्ड का परमाणु क्रमांक होता है शायद 79। इसका मतलब इसके पास 79 प्रोटॉन्स होते हैं, 79 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इतने बड़ी नंबर में प्रोटॉन इकट्ठे होकर बैठेंगे तो काफी बड़ा प्लस चार्ज हो जाएगा, और काफी बड़ा प्लस चार्ज होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिपल्सन का जो रेंज होगी वो इस दूरी तक होगी, और इससे बाहर से जो निकल गया अल्फा पार्टिकल वो सीधा गया, इस रेंज के अंदर घुसा तो फोर्स लगा तो वो ऐसे रिपल्सन हो गया, और एकदम बीच में आ गया, ज्यादा फोर्स लग गया। इस तरह से ये अंदाजा लगा। अगर वो गोल्डन फॉइल की जगह कोई और फॉइल ले लेता, जैसे सोडियम की पन्नी ले लेता, पोटेशियम की पन्नी ले लेता, मैग्नीशियम के ले लेता, तो क्या है, उनके अंदर जो प्रोटॉन, वो छोटे न्यूक्लियस होते हैं, छोटे एटम होते हैं। जैसे मैग्नीशियम की बात करें उसके अंदर 12 नंबर होता है, मतलब 12 प्रोटॉन होता है। तो 12 प्रोटॉन का इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा कि वो अल्फा पार्टिकल को वापस भगा सके। 12 प्रोटॉन का जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि इसको वापस भेज दे और खुद वही अपनी जगह डटा रहे, है ना। ये बहुत तगड़ा तभी होगा
जब इसमें ज़्यादा प्रोटॉन होंगे मतलब गोल्डन फॉइल उन दिनों के हिसाब से सबसे बढ़िया फिट बैठा, तो गोल्डन फॉइल इसीलिए ली थी। अगर कोई है इस गोल्डन फॉइल की जगह कोई लाइट मेटल ले लेता तो अल्फा पार्टिकल इस तरह से डिफ्लेक्ट नहीं होते, और फिर ये न्यूक्लियस खुद भी थोड़ा बहुत इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाता। भाई जब बराबरी की टक्कर होती है, तो गौदे बराबर के लड़ते हैं, तो कभी ये आगे कभी ये आगे, लेकिन एक बहुत तकड़ा और एक बिल्कुल कुछ नहीं हो, चींटी जैसा हो, तो वो चींटी जैसा है वो भागेगा। तो ये न्यूक्लियस हमने हाथी जैसा ले लिया तगड़ा, और अल्फा पार्टिकल इसके मुकाबले कुछ नहीं है, इसके मुकाबले कुछ नहीं है। हालांकि वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले दारासिंह है, लेकिन सारे जब ये मिलके बैठ जाएं तो ये उससे काफी तगड़े हो गए, इसलिए गोल्डन फॉइल ली। ठीक है, वैसे उन दिनों तक ज्यादा एलिमेंट्स का पता नहीं था, लेकिन गोल्ड उन दिनों अवेलेबल था, गोल्ड अवेलेबल था, तो इसलिए गोल्डन फॉइल ले ली। तो ये जो रिजल्ट आए, इस रिजल्ट के बाद रदरफोर्ड ने प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम रखा। प्लैनेटरी मॉडल, प्लैनेट मतलब ग्रह जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। देखो कितना बड़ा सोलर सिस्टम है, जिसमें यहां होता है सूरज, सन होता है, और चारों तरफ प्लैनेट्स, जिसमें अर्थ भी है, मार्स भी है, वो चक्कर काट रहे हैं, ऐसे चक्कर काटते हैं ऐसे, और सन जो है उनके बीच में एक तरह से सेंटर की जगह है, फोकस की जगह है। तो वो जैसे प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं ना सूरज की चारों तरफ, प्लैनेट्स, उसी तरह से एटम में सिस्टम होता है। ये उम्मीद रदरफोर्ड ने रखी, ये कहा कि सेंटर पे सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा रहता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, जैसे सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स यानी अर्थ है, मार्स है, वो चक्कर काटते हैं, वैसे ही ये सन चक्कर काटता है, सन के जैसे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। अब एक बात और कि ये क्या पता लगा कि चक्कर काटते हैं, रुका हुआ भी तो हो सकता है ना, यहाँ रुका हुआ हो सकता है, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन माइनस है और जो न्यूक्लियस है वो प्लस है। इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें सारा प्लस प्लस इकट्ठा बैठा है, उसे नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, फिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अंदर की तरफ, और तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुका कैसे रहेगा, वो तो अंदर आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा ना अंदर, ऐसे आ जाएगा अंदर। तो फिर रुका रहने के लिए क्या है, कोई ना कोई फोर्स बाहर की तरफ लगना चाहिए। बाहर की तरफ फोर्स तब लगेगा जब ये इस तरह से चक्कर काटे, इधर चक्कर काटे या उधर जाए, तो चक्कर काटेगा। तो कोई भी चीज अगर घूमती है, सर्कुलर चक्कर काटती है, तो उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं उसको। तो बाहर की तरफ लगता है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल होता है, और उसका फार्मूला भी होता है mv²/r। r मतलब रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई r, v इसका वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गई। इस तरह से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर विद्युत आकर्षण बल। कूलॉम का नियम जो था, कूलॉम्स लॉ, उसमें क्या होता है, ये k × Q1 × Q2/r², ये होता है ना। तो k की जगह होता है 1/4πε0, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बल चैप्टर की बात है। और Q1 यानी कि यहां जो चार्ज है वो कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है Z, और मतलब Z प्रोटॉन है, हर एक प्रोटॉन के पास E इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होता है, E चार्ज होता है, तो कुल मिला के न्यूक्लियस में चार्ज हो गया Z × E, इतना आवेश न्यूक्लियस में है। और Q2 होगा इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है /r²। तो ये फोर्स लगता है रेडियली इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल, वो लग रहा है इस तरह से रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। इस अभिकेंद्रीय बल का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मुकाबला करने के लिए जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा, ऐसे खड़ा तो नहीं रह सकता। अगर खड़ा रहेगा तो सिर्फ ये वाला फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो ये खींच लेगा बाल पकड़ के कि खड़ा क्या कर रहा है, मेरे पास आ जा, अट्रैक्शन होगा ना, आ जाएगा। तो ये बात है, इस तरह से ये चक्कर काटना इसका जरूरी हो गया, और ये हुआ प्लैनेटरी मॉडल,
यानी कि जैसे ग्रह नक्षत्र प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं सूरज के, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के। और इसी को नाम रखा गया था रदरफोर्ड्स होलो मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का खोखला परमाणु प्रतिरूप। खोखला क्यों? कि पॉजिटिव चार्ज सारा जो है वो बहुत छोटी सी जगह में, बहुत छोटी सी जगह में हाईली कंसेंट्रेटेड है, अति सघन है, और काफी दूरी पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। बीच का पार्ट होलो है, खाली है, खोखला है। ये होलो मॉडल ऑफ एटम हो गया। ये एटम का असली रूप आने लग गया। लेकिन इस मॉडल में भी कुछ कमियां निकली, इस मॉडल में भी कुछ कमियां निकली। बस अब आज का क्लास खत्म करता हूं। तो इस मॉडल में एक तो क्या हुआ कि जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो है के Q1 मतलब न्यूक्लियस का, मतलब नाभिक का आवेश, और Q2 है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, एंड mv² अपॉन r। ये mv² अपॉन r, ये वाले फोर्स इस तरह से बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये फोर्स बैलेंस हो गए। ये यहां तो रदरफोर्ड ने एक्सपेक्ट कर दिया, बता दिया। हाँ, E इंटू ई को E² कह सकते हैं, होते की बात है ना, E इंटू ई मिलकर E² बन जाएगा। Z है एटॉमिक नंबर, मतलब कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर। और K जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैक्यूम या एयर के लिए K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ ये इसकी SI सिस्टम में वैल्यू होती है। ठीक है, ये हुआ। फिर इस मॉडल में भी कुछ कमियां निकली। क्या कमियां निकली इस मॉडल में? क्या कमियां थी? कमियां ये थी कि ये जो प्लस है, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो इस प्लस के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युतीय क्षेत्र है। और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल अगर मोशन करता है, तो जरूर वो अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ खोता है, वो अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ खोता है। मैं इसको साफ करके दोबारा समझाता हूं। हाँ, बस थोड़ा सा बचा आज का। फिर हम नील्स बोर्स मॉडल तक पहुंचेंगे, और नील्स बोर का मॉडल पहुंचते ही फिर तो स्पेक्ट्रम सीरीज हो ही जाएगी। हाँ, फिर स्पेक्ट्रम सीरीज के बारे में हम करेंगे, लाइमन बामर पास्टन सीरीज। शायद वो केमिस्ट्री में भी काम आ जाए, कहीं केमिस्ट्री में भी काम आ जाए। तो ये करते हैं शुरू। हाँ भाई, तो ये हुआ कि जब पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन। और ऐसे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, जरूरी नहीं कि नीचे की तरफ मोशन कर रहा हो, ऐसे भी कर रहा है। ये पथ है इसका, ये नीला वाला इसकी पथ है, ये पथ है, इस पथ पर इसे चक्कर काटना है, इस पथ पर चक्कर काट रहा है वो भी स्पीड से। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करता है, तो वो जरूर अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ खोता है, कुछ एनर्जी लॉस करता है, और वो एनर्जी फोटोन के रूप में निकलती है, वो एनर्जी फोटोन के रूप में निकलती है। इस तरह से ये एनर्जी इस तरह से निकलती है, ऐसे ऐसे इस तरह से एनर्जी निकलती है। तो ये अपनी एनर्जी को खोएगा, खोएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, धीमा पड़ जाएगा, तरह से थकता जा रहा है, थक गया, तो एनर्जी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो फिर इतनी दूर चक्कर थोड़ा काटेगा। फिर ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स उसे खींच लेगा, क्योंकि वो सुस्त पड़ गया, धीमा हो गया। पहले तो क्या था कि बाहर की तरफ फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स बराबर थे। अब स्पीड कम होने के कारण बाहर की तरफ वाला फोर्स कुछ कम हो गया, अंदर वाला फोर्स उतना ही है। तो अंदर वाला फोर्स इसे अंदर खींच लेगा। तो ये जैसे जैसे एनर्जी खोएगा, वैसे वैसे ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। इस तरह से इसका स्पाइरल पथ होगा, और लास्ट में आके न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। इस तरह से ये एनर्जी अपनी खोता रहेगा, ये एनर्जी अपनी खोता रहेगा। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी खोए जा रहा है, खोए जा रहा है, खोए जा रहा है। और एटम का साइज जो अभी इतना बड़ा है, वो थोड़ी देर बाद इतना बड़ा हो जाना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद इतना बड़ा हो जाना चाहिए, और थोड़ी देर बाद एकदम यही हो जाना चाहिए, इतना बस, इतना साइज हो जाना चाहिए।
इसका मतलब रदरफोर्ड होलो एटॉमिक मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते काटते थक जाएगा और लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा, न्यूक्लियस में ही फिट हो जाएगा। तो एटम का साइज धीरे धीरे, परमाणु का आकार छोटा 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 और छोटा होते होते लास्ट में वो साइज हो जाएगा जो न्यूक्लियस का साइज है। इसका मतलब कि एटम अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, शुरू में इतना बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसा होना चाहिए। और इससे जो स्पेक्ट्रम बनाए, अगर इस एटम के पास प्रिज्म या स्पेक्ट्रोमीटर रख के और स्पेक्ट्रम बनाए तो वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि इससे तो लगातार एनर्जी खोई जा रही है ना, लगातार एनर्जी खोई जा रही है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता, लाइन स्पेक्ट्रम होता है कि कभी कभी बनता है और कभी बनता ही नहीं है, और बनता है तो स्पेशल एक लाइन बनती है, कंटिन्यूस नहीं बनता। तो ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड का होलो मॉडल या ये प्लानिटरी मॉडल, मतलब ग्रह नक्षत्रों वाला मॉडल नहीं कर सका। और ये एनर्जी लगातार खो खो के लास्ट में बिल्कुल छोटा क्यों नहीं हो जाता, इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। इन कमियों को दूर किया नील्स बोर ने, इन कमियों को दूर किया। कमियां क्या थी, एक तो एटम से स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस क्यों नहीं बनता, रुक रुक के क्यों बनता है, डिस्क्रीट क्यों होता है, मतलब स्पेशल लाइन क्यों होती है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बनता, कभी बनता है कभी नहीं बनता, ऐसा क्यों क्यों है। और एटम का साइज अनस्टेबल क्यों नहीं है कि शुरू में इतना बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन होता तो नहीं है। एटम तो जैसा आज है वैसा ही कल होगा, वैसा ही वर्षों तक रहेगा, लोगों ने देखा, साइंटिस्ट ने देखा। तो फिर इन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया। नील्स बोर ने कुछ इसमें एडिशन किया, कुछ करेक्शन किया। अब हम असली मॉडल ऑफ एटम के नजदीक पहुंच गए हैं, कल हम यहां से शुरू करेंगे। और फिर कहता हूं, कोई डाउट है तो नीचे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, ईमेल चल रहा है, अपने क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज दो, मैं नाम सहित अगले लेसन में आपको सोल्यूशन बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पूरा लाभ उठाइए। और अगर आप कभी डिमांड करोगे तो मैं लाइव यूट्यूब पर या अपने ऐसे क्लासरूम में लाइव या जूम से लाइव क्लास ले सकता हूं, वो आपकी डिमांड पर है। आपके डाउट होंगे तो आप मुझसे सीधे बात करना चाहेंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन बताओ जरूर कसना, बस मुझे बोल के कहो जरूर। और जो सीधा यूट्यूब से देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट लेसन डालते ही आपको मैसेज मिल जाए। ठीक है, ओके, बाय।